रहे एस ब्लॉक। तो आपके पास एक जनरल सी डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर करेगा एस ऑर्बिटल में। टोटल दो ग्रुप्स हैं आपके पास, ग्रुप वन ग्रुप टू। मेंबर्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रेंशियम। नेक्स्ट बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम। अगर कोई कंफर्म करना चाहे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट, एक NS1 दूसरे का हुआ NS2। ये इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक हो गया। अब आपसे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करेगा ना, तो आपसे कहेगा इनको हम बोलते हैं एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल। कोई एल्कली का मतलब जानना चाहेगा तो इसका सिंपल मीन होता है प्लांट ऐश। क्लियर? क्योंकि क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम मिलता है इस वजह से। अब नेक्स्ट चलोगे तो इस पूरी की पूरी सीरीज में दो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे। एक फ्रेंशियम है जिसका हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव होने से 21 मिनट्स है। दूसरा रेडियम है जिसका हाफ लाइफ 16-20 ईयर्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर हम इस ग्रुप में चले तो कई बार जो सेकंड का बेरिलियम है, इसका डायगोनल रिलेशन विद एल्यूमिनियम होने की वजह से, एज वेल एज इसका एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बनाने की वजह से, इसको हम लोग नॉट अ ट्रू एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। किसको? बेरिलियम को। नेक्स्ट फोकस हमारा किस पे है? जो अबेंडेंस है वो आपके पास मैग्नीशियम सोडियम एंड पोटेशियम। इस पूरे सेकंड और फर्स्ट ए ग्रुप में से अगर हम सर्च करें तो मैग्नीशियम इज ऑन 6th नंबर। क्लियर? और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की प्रेजेंस रहेगी। 6th नंबर पे मैग्नीशियम आ रहा है। अब इस पे थोड़ा सा फोकस कर लें, जो है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अगर आप लिथियम सोडियम पोटेशियम मतलब फर्स्ट ए की बात कर रहे हो, एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले रेडियस की बात कर लें। रेडियस बिना किसी बिना किसी बिना किसी भी बिना किसी भी एक्सेप्शनल केस के टॉप टू बॉटम कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करती जा रही है। क्लियर? 152, 186, 227, 248, 265। तो जब भी आप कभी इनऑर्गेनिक करो तो बड़ा सिंपल सा ध्यान लगा के रख लो कि अगर रेगुलरिटी हो तो बस एक साइन दे दो टॉप टू बॉटम, इट विल इंक्रीज। अब शायद आपको पता हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज का इनवर्स का रिलेशन है। दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या करेगी? डिक्रीज। और इसमें भी एक रेगुलर ट्रेंड है। 520, 496, 419, 403, 376। कुल मिलाकर साइज इंक्रीज कर रहा है और रेडियस टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। सिंपलेस्ट फंडामेंटल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसपे सभी बच्चों का फोकस जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास है अबाउट द डेंसिटी। वैसे तो डेंसिटी इनके अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन रेगुलरिटी होने की वजह से। क्लियर? तो जब आप लिथियम से, वैसे हमेशा का एक रूल रहा है, जब भी आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, डेंसिटी के अंदर मास डोमिनेट ही करता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास डोमिनेट ही करता है। तो मास बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। बस इस जगह पे जाकर जो डेंसिटी का चेंज है, क्लियर, वो डिक्रीज हो रहा है। लिथियम देन इंक्रीजेस सोडियम। और एक्सपेक्टेड क्या था? पोटेशियम का बढ़ना चाहिए, रुबिडियम का बढ़ना चाहिए, सीजियम का बढ़ना चाहिए। बट यहां थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है और उसकी वजह भी आगे जाकर आपको बताई जाएगी कि अनएक्सेप्शनल। क्लियर? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है क्या? मास बाय वॉल्यूम। तो जो एक्सेप्शनल इंक्रीज इन द रेडियस है। क्लियर? जैसे 186 या 14 प्लस 27 अप्रोक्सीमेट 40 पिकोमीटर का एक ठीक ठाक सा गैप आ गया। क्लियर? तो जो अनएक्सेप्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो डेंसिटी को क्या कर देता है? डिक्रीज। तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल आपको यहाँ फोकस करना है। रिमेनिंग आयोनाइजेशन टॉप टू बॉटम डिक्रीज, मेटेलिक टॉप टू बॉटम इंक्रीज, एमपीवीपी चेक कर लो। रेगुलर ट्रेंड हो तो यहाँ लिख लेना चाहिए 450, 371 डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। लो जी। बीपी की बात कर ले, डिक्रीज 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 डिक्रीज। लो जी, इसका काम भी डन है। नाउ वन मोर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाइड्रेशन एनर्जी। और जितने भी आपके पास एनर्जी के कॉन्सेप्ट है, क्लियर, चाहे हाइड्रेशन हो चाहे लेटिस एनर्जी हो, कोई चैप्टर पीछे पढ़ लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर आप केटायन एनायन पे डिपेंडेंट हो तो आप बोल सकते हो चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस।
चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आप सोचो, लिथियम का साइज प्लस में, सोडियम का साइज प्लस में, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम का साइज सबसे स्मॉलेस्ट है, तो अगर किसी कीटायन का रेडियस सबसे कम है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी वो ज्यादा हो जानी है। इसी वजह से लिथियम प्लस जो है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी वेरी वेरी हाई हो गई। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका कहां यूज आएगा अभी बता देते हैं। ये अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं सेकेंड ए के साथ। आयोनाइजेशन एनर्जीज उनकी दो होंगी। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट NS2 है, तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए सीक्वेंस में। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जितने भी पीछे चैप्टर पढ़े हैं सबको पता है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आसान है तो दूसरा वेरी डिफिकल्ट होएगा, और जितना कॉन्फ़िगरेशन नोबेल वाला हो और ज्यादा डिफिकल्ट होएगा। तो ऑलवेज का रूल I2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन I1, क्योंकि मोनोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन निकलना है। रेडियस में कोई टेंशन नहीं, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। डेंसिटी में सबसे बड़ी मुसीबत हुई जैसे पीछे था, कौन? Na। सिमिलरली Mg और कैल्शियम पे भी वही फंडामेंटल अप्लाई हो रहा है। एमपीबीपी की बात करें तो इरेगुलरिटी, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि एमपीबीपी जहां इरेगुलर हो कम से कम एस ब्लॉक एलिमेंट में, वो हमें इग्नोर कर देनी चाहिए। क्लियर ना? हाइड्रेशन अगेन वही सेम पुराना टोन। एक तो चार्ज इंक्रीज कर गया, साइज और छोटा हो गया। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है? डिक्रीज। तो चार्ज इंक्रीज कर गया, साइज डिक्रीज कर गया, तो उस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी किसका? बेरिलियम का। क्लियर? बेरिलियम +2 का एज कंपेयर टू लिथियम मच मच हायर हो गया। अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स हाइड्रेशन एनर्जी हो गई है। अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स हाइड्रेशन एनर्जी हो गई है। और अब जो हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस है उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस, पहला आपसे पूछेगा हाइड्रेटेड रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेटेड रेडियस। फिर पूछेगा इन हाइड्रेटेड फॉर्म और इन वाटर, पानी के अंदर उसकी आयोनिक मोबिलिटी। और फिर आयोनिक मोबिलिटी पढ़ाने के बाद, पानी में आयोनिक मोबिलिटी पढ़ाने के बाद फिर इमीडिएटली वो आपसे कंडक्टिविटी चेक करवाएगा। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ द लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम +2 अपने अपने ग्रुप में हाईएस्ट है। हाइड्रेटेड रेडियस हाइड्रेटेड, क्लियर, अपने अपने ग्रुप में लिथियम प्लस और Mg प्लस बेरिलियम +2 का, ये बेरिलियम है कि थोड़ा सा गलत लिखा गया है। अपने अपने ग्रुप के अंदर हाईएस्ट है, इसी वजह से हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा हो गई, आयनिक मोबिलिटी कम हो गई। रेडियस और मोबिलिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस मोबिलिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसी से रिलेटेड फंडामेंटल आपको सीखने। चलो जी, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज, क्लियर। ग्रुप 2 में भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ग्रुप 1 के अंदर ये ट्रेंड दे रखा है, ग्रुप 2 के अंदर सेम ट्रेंड दे रखा है टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करूं तो सेकंड इज ऑलवेज ग्रेटर। लेकिन उसमें भी एक और ट्विस्ट डाला उन लोगों ने, क्या? तो सुन लो, सोडियम मैग्नीशियम पैरेलल में रहती है, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस पैरेलल में रहती है। इन दोनों का IE1 कंपेयर करवाना चाहता है। साफ सी बात है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, कारण कॉन्फ़िगरेशन नियोन एंड 3s2 है। लेकिन जैसे ये प्लस प्लस बन गए, ये भाई साहब सोडियम वाले कॉन्फ़िगरेशन में आ गए और ये नियोन। तो साफ सी बात है, जब I2 कंपेयर करोगे तो जो आपके पास सोडियम प्लस का I2 है वो मैग्नीशियम प्लस के कंपैरिजन में ग्रेटर है। इस पर भी बेस्ड कई बार एग्जाम वाला क्वेश्चन रखता है। उसके बाद डिस्कशन हुआ मेटेलिक प्रॉपर्टीज का। सबको इतना पता होना चाहिए कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट डे वाले और सेकंड डे वाले सारे के सारे मेटल्स नजर आते हैं। एल्कली एंड एल्कलिन अर्थ मेटल्स, फर्स्ट डे सेकंड डे सारे के सारे मेटल्स हैं, ऑल आर द मेटल्स। और इतना और समझ लो, लिथियम से लेकर, अगर ये गैसियस फॉर्म में, लिथियम से लेकर सीजियम तक सभी का, लिथियम से लेकर सीजियम सभी का
अच्छा खासा रिड्यूसिंग नेचर है, अच्छा खासा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। क्लियर। और ये सारे के सारे टॉप टू बॉटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। तो मेटल अच्छा कौन हुआ? सीजीएम। और इसी वजह से हम लोग लिथियम सोडियम को नहीं, सोडियम पोटेशियम वगैरह को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज कर लेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज कर लेंगे। क्लियर। सीजीएम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इट्स वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप 2 में भी सेम ही हरकतें। क्लियर। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज। विच मेटल हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन? बेरियम। थोड़ा और आगे बढ़े, अब मुझे मिलता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड के लिए थ्योरी दी जाती है जिसको बोलते हो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्लियर ना? जिसको बोलते हो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए देते हो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ध्यान से सुनो और समझो। एक्चुअल में होएगा क्या? मेटल मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो जैसे ही मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये भाई साहब कैटायन में बदल गए, ये भाई साहब कैटायन में बदल गए, ये भाई साहब कैटायन में चेंज हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायन है, इन दोनों के भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस इसी को आप लोगों ने क्या नाम देना शुरू कर दिया? दैट इज नोन एज द मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम आपने क्या दे दिया? मेटेलिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम आपने दे दिया मेटेलिक बॉन्ड। अब जो मेटल जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अब इसको यूपी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड को स्ट्रेंथ मिलेगी। और जितना मेटेलिक बॉन्ड को स्ट्रेंथ मिलेगी, क्लियर ना, उसके एमपीबी भी बढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट एज सेकेंड वालों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये लार्ज साइज के, फर्स्ट एज सेकेंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये लार्ज साइज के, लार्ज साइज का होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी अच्छा होएगा, नो मैटर। बट इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? ns1 ns2, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स कम है तो मेटेलिक बॉन्ड आपके पास क्या मिलेगा? वीक। इसी वीक बॉन्ड की वजह से ये जो फर्स्ट एज सेकेंड वाले, इनको आप इजीली कट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नाइफ। क्लियर। आप चाकू से इसको इजीली काट पा रहे हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एज सेकेंड वाले कैसे मेटल्स हैं? सॉफ्ट मेटल। क्यों है? पीछे भी मैंने आपको वजह बताई है। वाई फर्स्ट एंड सेकेंड मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। एक तो साइज बड़ा है, एक मेटेलिक बॉन्डिंग इनकी सुपर पुअर है, मीन वीक है। और वीक क्यों है? क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्लियर। तो ये लार्ज साइज का है सीजीएम, इसकी पैकिंग सुपर पुअर हो जाएगी। और अगर पैकिंग सुपर पुअर हो गई, अगर पैकिंग पुअर हो गई, तो साफ सी बात है मेटल कैसा होएगा? नेचर में सॉफ्ट। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजीएम। ग्रुप 2 में भी सेम है, लेकिन फर्स्ट के कंपैरिजन में इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है। वही सेम सेकेंड में अप्लाई हुआ, लेकिन सेकेंड में मेटेलिक बॉन्ड थोड़ा सा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। कारण साफ है, उसमें एक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड। उनका साइज बड़ा, इनका साइज छोटा। साइज छोटा होएगा तो वॉइड्स भी छोटी बनेंगी, साइज बड़ा होएगा तो वॉइड भी बड़ी बनेगी। तो आपको समझना चाहिए, जहां मेटल का साइज बड़ा हो रहा है वहां पैकिंग वीक हो रही है, और जहां मेटल का साइज छोटा हो रहा है वहां पैकिंग क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो कंपैरिजन करें अगर हम, ड्यू टू दिस रीजन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हार्डर एंड डेंसर देन एल्कली मेटल्स। नाउ हाइड्रेशन एनर्जी, जैसा मैं पीछे आपको बताकर आया था, बस उसके क्वेश्चन सीख लो अब क्या बोलना है। रेडियस, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी का रिलेशन। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे चला जाऊं तो ये मेरे को क्वेश्चन दिखेंगे। हाइड्रेटेड रेडियस लिथियम प्लस की ज्यादा, आयनिक मोबिलिटी लिथियम प्लस की सबसे कम, क्योंकि उसका साइज क्या हो गया? वेरी लार्ज इन वाटर ड्यू टू हाई हाइड्रेशन। ये हरकतें देख सकते हो आप। हाइड्रेटेड लिथियम और हाइड्रेटेड रुबिडियम, लिथियम को ज्यादा सराउंड कर रखा है, लिथियम प्लस मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, इसको पानी ज्यादा मिलेगा, छोटे साइज का है ना। और हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन चार्ज के साथ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, चार्ज के साथ और रेडियस के साथ कुछ इस टाइप का जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्लियर। दैट्स व्हाई लिथियम प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तभी तो लिथियम के सोल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं।
जबकि मुझे सीजीएम का कोई भी सोल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलता है। सीजीएम का कोई भी सोल्ट मुझे हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलता है। नाउ ग्रुप 2 के अंदर जैसा मैंने बताया था ये सबसे छोटे हैं, तो हाइड्रेटेड रेडियस की बात अगर हो जाए, हाइड्रेटेड रेडियस की बात हो जाए तो बेरिलियम +2 की हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा और मोबिलिटी सबसे कम। अब यही चीज आपको दिखा रहा है वो क्लियर कि Mg कैल्शियम हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं, Na Cl KCl हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका साइज भी बड़ा है और उनपे चार्ज भी कम है। एक ही बात को मैंने कम से कम 10 बार बोल दिया है। चलो अब यही हरकतें यहां देखते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्यूशन चैप्टर में 3 प्रॉपर्टीज रखी गई हैं, एक डीलिक्विसेंट, एक डीलिक्विसेंट, एक फ्लोरोसेंट और तीसरा हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब अपने सराउंडिंग से वाटर को क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना। अपने सराउंडिंग से वाटर को क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये फर्स्ट डे वाले तो कोई ढंग से कर नहीं पाएंगे, ये टेंडेंसी किनकी होगी, सेकंड डे वालों की। वही सेम रिपीट कर देना, साइज स्मॉलर है, चार्ज ज्यादा है। क्लियर? तो चेक करो जो स्टार्ट के मेंबर्स है, जो स्टार्ट के मेंबर्स है वो तो 6 वाटर मोलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं अपने अराउंड, जबकि बेरियम नीचे नीचे आते भी 2 वाटर मोलिक्यूल तो इस पर है। तो इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, और ये सारे के सारे हाईली हाइग्रोस्कोपिक है। क्लियर है? अब उसने कहा जी सॉल्यूशन सो ये तो होएगा ही होएगा, क्योंकि आपके पास बेरिलियम का नेचर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको हम लोग रियल एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते, ये एम्फोटेरिक नेचर का मिलता है और उसी का डायगोनल मिलता है एल्यूमिनियम के साथ। क्लियर? अब चेक करो, BeCl2 का हाइड्रोलिसिस करवाया, चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम। सोल्ट के हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया, बेस प्लस एसिड, और इस एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। HCl की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। दैट्स व्हाई ये सॉल्यूशन आपको कैसा मिला, एसिडिक इन नेचर। क्लियर? अब अगर मैं MgCl2 इज अ परफेक्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीट का हाइड्रेटेड MgCl2 पे, हीट का हाइड्रेटेड MgCl2 पे जब हमने इफेक्ट देखा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता ही क्या है, अगर आप MgCl2 और MgO, अगर आप MgCl2 और MgO दोनों की लेटिस एंथैल्पी, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, कंपेयर करो तो ये +2 -2 है, ये +2 -1 है, तो इसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, हाई। तो हमेशा का रूल है, हमेशा का रूल है, जब भी कोई थर्मोडायनामिक रिएक्शन चलेगी दैट प्रोसीड्स इन दैट डायरेक्शन, वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी जहां स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। तो यहां आपका लेटिस एनर्जी इंक्रीज कर रहा है और ये प्रोसेस बाय डिफॉल्ट ही कैसा बन जाएगा, एक्सो। तो इसीलिए MgCl2 से ये मत सोचना कि सीधे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। MgCl2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी है अगर आपको समझ में आती हो बात, MgCl2 डॉट्स वाटर को हीट करने से आप सोचो पानी निकल गया, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि MgCl2 से ज्यादा स्टेबल उसका ऑक्साइड है। क्लियर? तो वो बनेगा उस जगह पे। और अगर आप बनाना चाहते हो MgCl2 +6 वाटर, तो इसको ड्राई HCl की प्रेजेंस में आपको हीट करना चाहिए। क्लियर? देन जो MgO बना वो इस ड्राई HCl से रिएक्शन करके MgCl2.6 वाटर बना देगा। यस सर। चलो जी, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। विदाउट एन एक्सेप्शनल केस, फर्स्ट डे +1, सेकंड डे +2, विदाउट एन एक्सेप्शनल केस। नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। क्लियर? जो स्मॉल साइज का केटायन होएगा अकॉर्डिंग टू फजान्स उसके कंपाउंड कोवलेंट नेचर के होने वाले हैं, और जो लार्ज साइज का केटायन होएगा, क्लियर, उसके कंपाउंड्स नेचर वाइज कैसे होने वाले हैं, आयोनिक। ठीक है जी। डेंसिटी की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लिथियम से सोडियम पोटेशियम से ज्यादा हो गया, रुबिडियम सीजियम। क्लियर? और वही हरकत हम किसमें कर चुके हैं, सेकेंड डे में। बेरिलियम का वैसे एक एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से बेरिलियम की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। क्लियर ना? और सबको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है, मास बाय वॉल्यूम। और जनरल एक्शन ऑफ द केमिस्ट्री है कि मास डोमिनेट करता है किस पे, डेंसिटी में, टॉप टू बॉटम, जनरल ट्रेंड है। तो यहां वो लाइन लिखी गई है जो मैंने पीछे बताई थी, पोटेशियम हैज एक्सेप्शनल लार्ज वॉल्यूम,
as compared to its mass, hence K has lower density than potassium. MPBP फर्स्ट डे में तो एक ट्रेंड था, टॉप टू बॉटम दोनों के दोनों MPBP डिक्रीज कर रहे थे। सेकेंड डे में ये ट्रेंड इरेगुलर हो गया, और MPBP को समझाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे पास बना हुआ नहीं है। क्लियर ना? तो ये मैक्स पॉसिबल वजह लगा लिया करो, उससे समझ में आ जाती है बात। फ्लेम कलरेशन इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्लेम कलरेशन एक्चुअल होता क्या है, हमेशा इस व्हील को फॉलो करना होता है। इस व्हील को VIBBGYGYOR होता है। एक्चुअल में क्या पता है, वोलेट कलर का अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो येलो ग्रीन कलर अपीयर होगा। क्लियर? अब सोचो लिथियम का, वर्ड टू वर्ड समझना। लिथियम का साइज स्मॉल है, पहली बात। उसके बाद इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई है। अब सोचो, अब अगर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हाई है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हाई है मतलब ई एब्जॉर्ब इज हाई, तो जो लैम्डा एब्जॉर्ब है वो लो है, जो लैम्डा एब्जॉर्ब है वो कम है। अब उल्टा चलते हैं जी, ई इमिटेड, जब एब्जॉर्ब ज्यादा कर लिया तो इमिटेड क्या हो गया, कम हो गया, और जो इमिटेड वेवलेंथ है वो हाई हो गया। तो इमिटेड वेवलेंथ VIVGYOR। क्लियर? यहां शायद पता हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कि रेड का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। तभी तो क्या हो रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, लिथियम रेड, सोडियम गोल्डन येलो, यहां आ गई पीछे की तरफ, पोटेशियम लाइलेक कलर मीन, जो आपके पास पेल वॉयलेट कलर है, फिर रेड वॉयलेट कलर है, और फिर फाइनली ब्लू कलर है। तो कभी भी अगर किसी को फ्लेम कलरेशन बताना हो, इसके दो क्वेश्चन में बच्चों को हाईलाइट करके देता हूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आंसर है हाँ जी करते हैं। तो क्या फर्स्ट वाले सारे करते हैं, तो इसका दूसरा आंसर है हाँ जी सारे करते हैं। उसके बाद लिथियम हाई वेवलेंथ शो करेगा, वाइल द सीजियम लोअर वेवलेंथ, और रीजन बोर्ड पे लिखा हुआ है। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ज्यादा हो तो इमिटेड क्या होती है, कम होती है, और इमिटेड एनर्जी कम हो तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। इमिटेड वेवलेंथ ज्यादा इमिटेड होगा तो रेड कलर से एसोसिएट करेगा। तो लिथियम का फ्लेम कलरेशन रेड है, सोडियम का येलो है, आगे फिर आपके पास पेल वॉयलेट, फिर रेड वॉयलेट एंड फाइनली ब्लू है। लेकिन सेकंड में चलते चलते सारा के सारा गड़बड़ मामला हो गया। बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, मैग्नीशियम का बहुत ज्यादा, तो सिर्फ और सिर्फ आगे मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्या सारे सेकंड वाले फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? आंसर इज नो। रीजन बता दो, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन जो रेंज आप चाहते हो आपकी आंखों को दिखने वाली रेंज, उसमें से कलर अपीयर नहीं होगा। तो कैल्शियम यहां ब्रिक रेड है, स्ट्रोंशियम अगेन रेड है बट क्रिम्सन रेड है, और जो बेरियम है वो ग्रीन है बट एप्पल ग्रीन है। तो ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड एंड देन फाइनली क्लियर एप्पल ग्रीन। ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं, क्वेश्चन जो पूछेगा वो समझ लेना, पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ इतना बोल दो, फर्स्ट डे के सोडियम से शुरू हो जाना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बहुत अच्छे हैं, फोटो वोल्टिक सेल भी यूज होते हैं। और व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिखा कर गया था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट व्हेन द मेटल पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? सीजियम को फ्रिक्वेंटली यूज करते हो सोलर सेल्स के अंदर, वो तो कह रहा हूं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड डे में बहुत बड़ा क्रॉस मार दो कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक, तो यहां बड़ा सिंपल सा रूल बना देता हूं मैं, क्या स्मॉल विद स्मॉल स्टेबिलिटी शो करेगा, लार्ज विद लार्ज स्टेबिलिटी शो करेगा। अगर अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे बात को, तो मैग्नीशियम +2 का O-2 के साथ स्टेबल है, स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज ऑलवेज क्या होएगा, स्टेबल। अगर जस्ट ऑपोजिट हो गया, स्मॉल के साथ स्मॉल ठीक है, लार्ज के लार्ज से लार्ज ठीक है, लेकिन अगर ऑपोजिट हो गया स्मॉल विद लार्ज, लार्ज एंड स्मॉल, तो वो अनस्टेबल हो जाना है। तो जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा उसके लिए स्टेबिलिटी वर्ड को लगा देना। सबसे पहले रिड्यूसिंग, तो इसमें मैंने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को किसके साथ जोड़ दिया,
ई नोट के साथ। चैप्टर का नाम रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिसका एसआरपी जितना कम होएगा उतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, उतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। जिसका ई नोट जितना कम उतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो यहां मैंने एक सिंपल सा कोड बना दिया फर्स्ट वालों के लिए, जिससे आपको इसका ई नोट याद नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। क्लियर? इसको याद कर लेना भाई, LIRBCSKNA। क्लियर? इसके साथ मैं लिख देता हूं जिसका कोड है LIRB और KNA। इसको इस कोड से याद कर लो, जिससे ये पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ फर्स्ट के बारे में बात करो, तो बोल देने तो सारा ई नोट पे बेस्ड है। वो कहेगा ई नोट याद कर रखे हैं आपने? कहना ना, ई नोट तो कोई याद नहीं कर रखे। तो बोलेगा फिर आंसर दो, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। तो आप LIRBCSKNA इस कोड से सामने वाले को बताकर आ जाना, जिसे आंसर निकलाएगा। ये LIRBCSKNA, इनके ई नोट याद करने की नीड अब आपको नहीं रहेगी। लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसका ई नोट माइनस में बहुत ज्यादा है, और आपको बार बार बताया हुआ है ई नोट जितना नेगेटिव हो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। मोर नेगेटिव मोर रिड्यूसिंग पावर मोर एक्टिव मेटल। अब अगर आप किसी का ई नोट डिटरमाइन करना चाहते हो, वैसे नीड नहीं थी इस ब्लॉक में इस पूरी फंडा की, फिर भी लिख सकते हो कि ई नोट का डिटर्मिनेशन H+I+S से होगा। H फॉर हाइड्रेशन एनर्जी, I फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, S फॉर सब्लिमेशन। अगर आपसे हाइड्रेशन की बात करें तो ऑलवेज नेगेटिव है थर्मोडायनेमिक्स, आयोनाइजेशन की बात करें तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और सब्लिमेशन की बात करें तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अगर किसी मेटल का, अगर किसी एलिमेंट का, मेटल एलिमेंट नॉन मेटल जो भी, एसआरपी नेगेटिव आ रहा है, तो सामने वाले को बोल देना एच डोमिनेंट कर गया I+S पे। डी ब्लॉक एलिमेंट में बड़ा परफेक्टली लाइनें काम आती है। अगर किसी का ई नोट नेगेटिव आ रहा है तो बता देना हाइड्रेशन आयोनाइजेशन सब्लिमेशन पे डोमिनेट कर गया। हाँ, किसी का पॉजिटिव आ रहा है तो बोल देना H पे I और S का सम डोमिनेट कर गया। तो बड़ा परफेक्टली आंसर निकल के आता है इससे ना। तो उसने कहा क्या, ई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है क्या, कहते हैं तीन एनर्जीज का सम है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन एंड सब्लिमेशन। तो इन सब मेटल्स के, जैसा कि मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, हाइड्रेशन एनर्जीज जबरदस्त है। अब अगर मुझे कोई सेकंड डे की बात करेगा तो आप बोलते ना रेगुलर ट्रेंड है, फर्स्ट डे में कोड से याद कर लिया, इनका रेगुलर ट्रेंड है। मीन यहाँ बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर लगातार बढ़ती जा रही है, रेगुलर ट्रेंड है। अब एक बार पीछे सभी बातों का एक हल्का सा रिवीजन मार दो। मैं सारी स्लाइड्स एक एक मिनट दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां से चैप्टर शुरू हुआ, 10 सेकंड के बाद हर स्लाइड चेंज हो जाएगी।
डिस्कशन अबाउट एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल रहता है कि सबसे पहले आप ना एयर के कंपोनेंट्स को लिख लो। तो वो कौन कौन है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा वाटर मॉइस्चर है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल बात, जब भी किसी फर्स्ट के मेटल को आप एयर के टच में रखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड Na2O लाइक बना दिया है। उसके बाद ये वाटर एब्जॉर्ब करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। देन ये बेसिक नेचर का होने की वजह से CO2 से मीन एसिड से रिएक्ट करके अपना कार्बोनेट बना देगा। और इस वजह से इन सब में एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या कि जब ये फ्रेश कटेड होंगे तो इनकी सरफेस में लस्चर होगी, चमक होगी। लेकिन जैसे जैसे आप एयर के टच में रखोगे, ड्यू टू रिएक्शन इनका कलर यहां से टार्निश, ये मटमैले मिट्टी जैसे कलर के मीन Na2CO3 बनने की वजह से, क्योंकि रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनर बहुत अच्छे हैं, तो ये टार्निश होते चले जाएंगे। यही लिखा हुआ है इस जगह पे, ये लिखा हुआ है इस जगह पे, चेक कर लो। ये लिखा है ड्यू टू देयर रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर, इनको हम लोग केरोसिन, और आपको पता होना चाहिए केरोसिन मीन हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स मीन पैराफिन्स, और पैराफिन्स मतलब लीस्ट रिएक्टिव पैराफिन्स। क्लियर? लीस्ट रिएक्टिव। और किसी भी लीस्ट रिएक्टिव सोलवेंट के अंदर, किसी भी लीस्ट रिएक्टिव सोलवेंट के अंदर आप इन फर्स्टे वालों को स्टोर कर सकते हो। बस लिथियम के बारे में ये रहता है, इसको पैराफिन वैक्स में स्टोर करना है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, नहीं तो ये केरोसिन पे फ्लोट करना शुरू कर देगा। क्लियर है? इसकी प्रॉब्लम है। सोडियम के साथ पानी में प्रॉब्लम है, पानी के सरफेस पे फ्लोट करता है। हल्के तो हैं सारे के सारे मेटल्स ना। फर्स्ट वाले बेरिलियम मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन है। कारण क्या है? वही सेम बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन किसके साथ है? विद एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की भी वही हरकतें हैं जो बेरिलियम की हैं। सो बेरिलियम पे भी एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑक्साइड की लेयर बनती है। एल्यूमिनियम पे भी एल्यूमिना की एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल लेयर बनती है। इसीलिए ये काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन है, और उसकी वजह इसका इनिशियली फास्ट रिएक्ट कर जाना है, इसका इनिशियली फास्ट रिएक्ट कर जाना है। क्लियर ना? तो अब उसने कहा जी एल्कली अर्थ मेटल बीइंग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव फर्स्ट वालों से, क्लियर, रिएक्ट स्लोली। तो अगर मुझसे भी पूछेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डे सेकंड डे, अगर मुझसे भी पूछे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डे, तो मैं आपसे बोलूंगा फर्स्ट डे वाले सेकंड डे वालों से ज्यादा रिएक्टिव। और वजह एक नहीं है, इनफाइनाइट रीजन आपके पास। एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सेकंड डे का, फर्स्ट डे वालों का इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेशन होएगा। साइज में ये लार्ज है, क्लियर, ये साइज में कंपेरेटिवली स्मॉल है। तो फर्स्ट डे वालों का इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट डे वालों का इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है। दैट्स व्हाई ये ज्यादा अच्छे रिएक्टिव रिएजेंट है, अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट भी है। हाँ, अब इंडिविजुअली मेंबर्स पे आ जाओ, तो बेरिलियम भी मैग्नीशियम भी जब बर्न करवाओगे तो बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन टू इन एयर टू गिव द BeO, हमेशा का रूल है। उसमें है कौन? 78% तो आपके पास नाइट्रोजन है, तो उसका नाइट्राइड, और 21% आपके पास ऑक्सीजन है, उसका ऑक्साइड बन जाना है। कुल मिलाकर मैग्नीशियम की भी सेम हरकतें Mg3। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग, इसमें लिखा ना कैल्शियम मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम बेरियम, या कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम आर रेडली अटैक बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। बट फिर वही बात कि स्टेबल नहीं होंगे। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जब आपके दिमाग में उतर जाए तो सोच लेना और समझ लेना बात को कि बेरिलियम का ऑक्साइड उतना स्टेबल है, लेकिन अगर आप स्ट्रोंशियम तक पहुंचोगे तो उनके ऑक्साइड उतने स्टेबल नहीं मिलेंगे। रीजन पीछे बताई थी, लार्ज विद लार्ज, स्मॉल विद स्मॉल, स्टेबिलिटी आने वाली है। स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज, बेरिलियम के साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाकर, क्लियर, और नीचे पहुंचते पहुंचते बेरियम के साथ पर ऑक्साइड। तो वही बात अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। क्या कह रहा है? ऑक्सीजन के साथ, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट डे, क्लियर, शुरू में इनिशियली
जो इनिशियल मेंबर्स है लिथियम टाइप से, वो एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और हल्का फुल्का साथ में पर बनता है। यहां पर बनता है, हल्का फुल्का साथ में सुपर बनता है, और यहां मेनली क्या बनता है, सुपर बनता है। और शायद आप में से कुछ बच्चों को ऑक्साइड का, सुपर ऑक्साइड का, पर ऑक्साइड का और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला पता हो। ये सिंपल ऑक्साइड है, ये भाई साहब पर ऑक्साइड है, और ये भाई साहब आपके पास सुपर ऑक्साइड है। और सबके पीछे वजह एक ही है, वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, 100% रीजन है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? तो जब भी कभी आप फर्स्ट डे की बात करो तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी डिफिकल्ट है, उतने में ओ का बॉन्ड ब्रेक हो जाना है। जबकि पोटेशियम सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकलना कंपेरेटिवली आसान है, तो ओ डबल ओ का एक बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन जब आप सुपर ऑक्साइड की तरफ जा रहे हो, नीचे KO2 टाइप से, क्लियर, पोटेशियम टाइप से, तो आप सोच के चलो कि वहां दोनों बॉन्ड टूटने ही बड़े मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जल्दी से निकलता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, सुपर ऑक्साइड। कुल मिलाकर सारा के सारा फंडामेंटल यही है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड इन फर्स्ट डे इज इंक्रीजेस। जब आप फर्स्ट डे में टॉप से बॉटम जाओगे तो टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब इन बने हुए सिंपल पर सुपर, सिंपल पर सुपर, सिंपल पर सुपर, सिंपल पर सुपर का जवाब हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। तो कॉमन बातें नोट करना अगर आप सुन पा रहे हो तो, मेटल के आयंस हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। जब आप पर लेके चले तो H2O2, जब आप सुपर लेके चले तो H2O2 विद ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ द एग्जाम्स। क्या कि सुपर ऑक्साइड जो था उसके हाइड्रोलाइसिस से आपको क्या क्या मिला, H2O2 तो मिली, साथ में ऑक्सीजन। नाम से प्रूव हो रहा है सुपर ऑक्साइड रिचनेस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए जितने भी सुपर ऑक्साइड्स हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे, इनको आप रूम फ्रेशनर में, क्लियर, एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हो। रूम फ्रेशनर में डाला रहता है KO2। चेक करना भी इस बात को, KO2 is used in the breathing devices to remove moisture and CO2 from exhaled air, generating oxygen in this process. It is used as a source of oxygen in submarines, space shuttles and in emergency breathing devices. Clear? और इसके अलावा ऑक्सीजन मास्क एटसेट्रा। तो ये सुपर ऑक्साइड है, पानी से रिएक्शन हुआ, ढेरों बार बताया जा चुका है, ऑक्सीजन मिलेगी, H2O2 मिलेगा, बेस मिलेगा। ये सुपर ऑक्साइड है, CO2 से रिएक्ट करके K2CO3, और सामने हमारे जो काम की बात है वो है ऑक्सीजन देना, वही ऑक्सीजन दे रहा है। दैट्स व्हाई KO2 इज यूज्ड इन द ब्रीथिंग डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि एक्सेल्ड CO2 से रिएक्शन करके भी ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और अगर ये पानी से रिएक्शन कर ले तब भी ऑक्सीजन रिलीज करेगा। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा सोर्स है किसका, ऑक्सीजन का। ओके, सेकंड डे में मुझे, सेकंड डे में मुझे बस इतनी बात बोलनी है, नो वन इज द सुपर ऑक्साइड, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है, सेकेंड डे वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि इससे बॉन्ड टूटना कंफर्म है। तो कभी भी टॉप टू बॉटम जाओगे तो हाईएस्ट आपको इसके अंदर पर ऑक्साइड ही मिलेगा, सुपर ऑक्साइड सेकेंड डे वालों की नहीं है। सेकेंड डे वालों के मैं फिर वापस बात को जोड़ दूं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज फर्स्ट डे से ज्यादा है, उतने में ओ के बॉन्ड को तो टूट जाना ही है, उतने में ऑक्सीजन का बॉन्ड तो ब्रेक हो ही जाएगा। और जब ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बस दो ही चीजें बन सकती हैं, या तो सिंपल बन जाए या फिर पर बन जाए जिसमें एक बॉन्ड टूटा हुआ है। इसमें दोनों बॉन्ड तोड़ दिया आपने, लेकिन जो सुपर ऑक्साइड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने बॉन्ड ऑर्डर को 1/2 कर लेता है। क्लियर ना? तो वही सेम पुरानी बात, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड्स, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, भाई एनर्जी रिलीज होगी, क्लियर, एंड क्वाइट स्टेबल टू हीट, बीईओ पॉलीमेरिक। इसको स्पेशली अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि मैं सारा सारे पुरानी रिवीजन कर रहा हूं, इसको हटा देता हूं। और जो इंपॉर्टेंट बात है, बीईओ हैज द polymeric structure and each beryllium
टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। चेक कर ले, आगे जाकर भी बार बार बताएगा हमें, इसीलिए मैं बेरिलियम के बारे में बार बार बोलता हूं। ये ट्रू एल्कलाइन, नॉट द ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसका नेचर एसिडिक भी है, इसका नेचर बेसिक भी है, कलेक्टिवली ये आपके पास एम्फोटेरिक नेचर का है, जो चैप्टर की शुरुआत से ही आ रहा है बार बार। ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल आर ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम, बाकी सारे के सारे बेसिक नेचर के हैं। नाइट्रोजन के साथ फर्स्ट डे में सिर्फ लिथियम, कोई पुराना टोन एंड ट्रिपल एंड को तोड़ना कोई इजी टास्क नहीं है, वो सिर्फ लिथियम कर पाएगा और Li3 एड बना लेगा, उसके अलावा कोई नहीं। सेकेंड डे में सारे के सारे नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे, Be3 N2 Mg3 N2 Ca3 N2, बट सोचना और समझना वही से पीछे बताया था क्या, कि ये भाई साहब स्टेबल होंगे, धीरे धीरे स्टेबिलिटी क्या करेगी, डाउन चलेगी। सबसे अच्छा अगर कोई नाइट्राइड बना पा रहा है तो बेरिलियम और मैग्नीशियम नाइट्राइड, वजह वही सेम पुरानी है। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मैं पीछे भी बोल चुका हूं, लिसन केयरफुली लाइन टू लाइन। उसने क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ लिथियम नाइट्राइड इज पॉसिबल ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हिच इज सफिशिएंट टू ब्रेक द एंटो molecule and make it trivalent. Formation of lithium nitride is possible due to high lattice enthalpy energy, clear, of compound formed। और बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी ने अपना साइज स्मॉल रखा तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, उतने से चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, उनका बॉन्ड ब्रेक तो हो ही जाना है। तो बार बार एक ही क्वेश्चन हाईली आस्किंग है, व्हाई लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड, why not the remaining, why beryllium magnesium forms the nitride and remaining are unstable। तो वजह बता देना, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो तो उसकी प्रेजेंस में, जहां आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो तो उसकी प्रेजेंस में एन डबल एन ट्रिपल एन और ओ डबल ओ को तोड़ना कंपेरेटिवली सुपर इजी है, तो इसीलिए उनके नाइट्राइड और ऑक्साइड बन पा रहे हैं। चलिए जी, एक्शन विद वाटर तो मुझे तो इसमें बस इतना समझाना आता है, फर्स्ट ए सेकेंड ए, इनका फॉर्मूला MOH, इनका फॉर्मूला MOH होल ट्वाइस। इसमें सारे के सारे बेसिक और टॉप टू बॉटम टेंडेंसी इंक्रीजेस, और यहां भी सेम बात बोल रहा हूं, सारे के सारे बेसिक किसको छोड़कर, जिसको कम से कम 20-22 बार तो आज की क्लास में बता गया हूं मैं आपको, किसको छोड़कर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर। और टॉप टू बॉटम वही सेम हरकत कि बेसिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो जितना लार्ज साइज का होएगा गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा, क्लियर, लार्ज साइज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, गुड बेस बन जाएगा। अब इनके बेसिक नेचर को यहां प्रूव कर रहा है वो, कहते जी मैं सोडियम का रिएक्शन, चैप्टर का नाम एल्काइंस, करवा दूं तो क्या कोई रिएक्शन प्रोसीड होने के चांस है? आपने कहा हाँ जी, HH हटकर उस जगह पे उसका एल्काइनाइड बन जाना है। while the alkynes are poor acids 10⁻⁻25 की रेंज है, बट सोडियम कैपेबल है, एल्कोहल का रिएक्शन भी पॉसिबल है, अमोनिया जिसको खुद को तुम बेस बोलते हो, लेकिन सोडियम प्लस अमोनिया में ये जो मेटल है ये बेस बन जाना है। और ये एसिड चैप्टर का नाम था, आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक का नाम था आपके पास ब्रोंस्टन लोरी थ्योरी। ब्रोंस्टन लोरी थ्योरी का सिंपल फंडामेंटल है, अगर आपके पास दो बेस हो
उसमें जो स्ट्रोंग होएगा वो बेसिक और वीक वाला क्या काम करना शुरू कर देगा, एसिडिक। तो बार बार एक ही बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश हो रही है, क्या, कि जो फर्स्ट डे वाले हैं वो वेरी 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 स्ट्रोंग बेस है, तो पुअर से पुअर एसिड भी उनको मिल जाए, चाहे वो एल्कोहल 10 टू पावर -16 से 18 की रेंज वाला हो, के, चाहे वो एल्काइंस 10 टू पावर -25 की रेंज वाला हो, और अमोनिया इसका तो बेसिक 10 टू पावर -5 है, तो एसिडिक तो 10 टू पावर -11 की रेंज में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर इतने पुअर पुअर एसिड भी लेके चलो, तब भी ये वाले पावरफुल बेस इससे हाइड्रोजन 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 रिलीज कर सकते हैं। बिहेवियर ऑफ द हाइड्रोक्साइड, LiO को मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लिथियम का साइज स्मॉल होने की वजह से इसको ऑक्साइड के साथ एक स्टेबल ऑक्साइड बनाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। बेसिक नेचर तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड में भी सेम ही हरकतें। बेरिलियम का नेचर आज की क्लास में 15-20 बार आ चुका है, एम्फोटेरिक है। कहते जी एम्फोटेरिक नेचर प्रूव करो, तो बेस से रिएक्शन करवाया, तो बेरिलियम के एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स में, बेरिलियम के एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स में मैंने हाइड्रोक्साइड को एक्सेप्ट करवा दिया, HCl से रिएक्शन करवाया, तो OH रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो Be के अराउंड 2-4 वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम अरेंज हो सकते हैं। बेरिलियम सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो ये अपना ऑक्टेट कभी भी एक्सपेंड नहीं करेगा। तो BeH2O होल 4 Cl2, तो यहां बेस इसका नेचर एसिड, यहां एसिड, तो BeOH होल ट्वाइस का नेचर बेस, दैट्स व्हाई एम्फोटेरिक। जल्दी से देख लो भी, यहां से एक अगला राउंड है 30 सेकंड का। ईशान तुझे प्रॉब्लम है क्या? माइक क्यों ऑन कर रहा है बार बार, जो बोलना नहीं है तो क्लास से बाहर कर दूं तेरे को मैं? ये आदत है। ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ रहा है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसको लेकर। ये हाईलाइटेड है, ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी।
नेक्स्ट आपके पास है एक्शन डाइहाइड्रोजन। बड़ी सिंपल सी कहानी है, फर्स्ट डे वालों का और सेकंड डे वालों का जनरल ट्रेंड फॉलो किया करो, फॉर्मूला लिख लो। ये MH बना रहे हैं, ये MH2 बना रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में कंटिन्यू रहेगा, पूरे के पूरे 8 ग्रुप आपको पढ़ने, 2 ये वाले और 6 पी ब्लॉक वाले, अगले जो भी टाइम में मिलेगा उसके अंदर। तो जब भी आपसे कोई बोले फर्स्ट डे का MH और सेकंड डे का MH2 है, फर्स्ट डे का MH और सेकंड डे का MH2 है, तो कहानी समझने की क्या है, ध्यान से सुनना। वही सेम पुराना टोन बोलोगे, लिथियम का हाइड्राइड स्टेबल, लिथियम का हाइड्राइड स्टेबल, बाकी जब सीजियम के साथ बनाओगे तो अनस्टेबल। कोई पूछेगा भी ऐसी वजह क्या है, तो बोल देना स्मॉल के साथ स्मॉल और यह लार्ज के साथ स्मॉल, स्मॉल विद स्मॉल स्टेबल, लार्ज विद स्मॉल अनस्टेबल। सिमिलरली सेकंड के साथ है, कोई बेरिलियम के हाइड्राइड की बात करेगा तो स्टेबल है, लेकिन BaH2 की बात करेगा तो अनस्टेबल है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी है और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी है, क्लियर ना। यहां आपके पास लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एल्किल मेटल टुवर्ड्स हाइड्रोजन, लिथियम की रिएक्टिविटी भी है और लिथियम का बनने वाला जो कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ एल्किल मेटल डिक्रीजेस, मतलब पहला वाला मेंबर क्या है, हाईली स्टेबल है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट बात है? हाँ, स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद स्मॉल, ये वाला फंडा आप अपने साथ रखो, मुझे नहीं लगता कहीं आप इसमें फंसने वाले हो। नेक्स्ट पुराना ट्रेंड चल पड़ा भाई, क्या कि अगर आप बात करो सेकेंड डे के बारे में तो वही सेम पीछे बताया MS2 फॉर्मूला, क्लियर। और बेरिलियम हमेशा अपने ग्रुप में, लिथियम हमेशा अपने ग्रुप में, बोरोन अपने ग्रुप में, कार्बन अपने ग्रुप में, मतलब फर्स्ट मेंबर, हर एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कुछ अलग सा बिहेवियर शो करता है, क्योंकि उसका साइज स्मॉल है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है उसके साथ। वही हरकतें आपको बेरिलियम करता हुआ मिलेगा, वही हरकतें आपको बेरिलियम करता हुआ मिलेगा, वही हरकतें आपको बेरिलियम करता हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा जी? बेरिलियम का डायरेक्ट हाइड्राइड नहीं बना सकते, रीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, स्मॉल है, क्लियर। दैट्स व्हाई मुझे इसका कंपाउंड से कंपाउंड लाइक एसएन टाइप की रिएक्शन देखो ना, इसमें क्लोराइड है, इसका रिप्लेसमेंट कर रहे हो कहां से, इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, क्लोराइड डिस्प्लेसेस बाय द हाइड्राइड, तो तुम BeH2 बना पा रहे हो, और वो भी कोवलेंट नेचर का है। बताया था पीछे आपको, जिनके साइज स्मॉल हो वो कोवलेंट टाइप के क्या बना रहे होंगे, हाइड्राइड, क्लोराइड, ऑक्साइड कंपाउंड्स कुल मिलाकर। लो जी, अगली बात है हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाना। तो हेलोजन्स की रिएक्टिविटी तो मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम बच्चों के रटी रटाई होगी। फ्लोरीन रिएक्ट फास्टेस्ट देन क्लोरीन, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाओ तब भी यही हरकतें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही हरकतें, क्लियर। अब मैं फर्स्ट डे वालों की बात करूं तो फर्स्ट डे में मुझे जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को मिलेगा, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल मेटल टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर हेलोजन इंक्रीजेस, क्लियर। अब सोचो कि मुझे फ्लोरीन से लिथियम का रिएक्शन कराना है, तो अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड बन सकता है। क्यों बन सकता है? चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम आयनिक बॉन्ड, स्मॉल केटायन, स्मॉल एनायन, इसका लैटिस एनर्जी क्या होगी, जबरदस्त हो गई है। स्मॉल केटायन, स्मॉल एनायन जितने छोटे उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, क्लियर। कुल मिलाकर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन, कोई पूछेगा सर आयनिक बॉन्ड का टेंडेंसी बता दो, तो मैं बोलूंगा टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, क्योंकि LIF नेचर वाइज फजांस रूल लगाते हुए स्मॉल स्मॉल के साथ कैसा रहेगा, नेचर वाइज कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली बोल रहा हूं, प्योरली नहीं, कंपेरेटिवली कोवेलेंट रहेगा। और जितने भी ये बन रहे हैं हैलाइड्स, सबका डेल्टा एच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मत पढ़ना चाहिए, नेगेटिव है, डेल्टा एच फॉर्मेशन नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और इसने लिखा है मोस्ट ऑफ एल्किल मेटल हैलाइड्स आर आयनिक, वो नहीं थे, क्लियर। द कोवेलेंट कैरेक्टर वो इसलिए है क्योंकि स्मॉल केटायन है, स्मॉल केटायन है, और स्मॉल केटायन से कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सेकेंड डे वालों का फॉर्मूला क्या लिख डालोगे, MX2, और जब MX2 लिखो तो फिर बेरिलियम पे आ जाना, जो हरकत बेरिलियम पीछे कर रहा था यहां फिर करेगा। बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना भी मुश्किल है, हैलाइड बनाना भी मुश्किल है, तो आप अगर चेक करो तो मैंने क्या किया, BeO को एक अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, BeO को एक अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से
क्लोरीन से रिएक्शन करवाई और हाई टेम्परेचर लेकर, तब जाकर मैं बेरिलियम का हैलाइड बना पाऊंगा। कुल मिलाकर वही सेम पुरानी बात, हर ग्रुप का पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप क्या होता है, कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा होता है, वही ये कर रहा है। अब देखो ना, मैंने क्या बताया, पहला मेंबर स्मॉल साइज कोवलेंट इन नेचर, और ये भी एक पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं अब करने जा रहा हूं। क्या कि जो भी कोवलेंट होएगा, जब आप पॉलीमर चैप्टर पढ़ते हो तो इथीन से पॉलीथीन बनाते हो ना, NaCl से थोड़ी पॉली NaCl बनाते हो, तो जो कोवलेंट नेचर का होएगा उसके अंदर पॉलीमर बनाने की टेंडेंसी होगी, अपने बॉन्ड्स को एक्सपेंड करने की टेंडेंसी होगी। तो BeCl2 अगर वेरी हाई टेम्परेचर पे है तो भाई साहब अकेले मोनोमर है। जब ये थोड़ा सा टेम्परेचर कम करके आए मॉडरेट पे, यानी लिक्विड फेज में जब आया, या तो आप इसको फेज में ले रहे हो, लिक्विड में आए तो भाई साहब डाइमर बन गए, और जैसे आप इसको सॉलिड में तो हाईली एसोसिएट होकर ये भाई साहब पॉलीमर में कन्वर्ट हो गए। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। BeCl2 कोवलेंट एग्जिस्ट एज मोनोमर इन वेपर, मतलब हाई टेम्परेचर, डाइमर इन लिक्विड एंड हैज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन सॉलिड फेज। द क्लोरोब्रिस्ट वो क्या है, देखते हैं कि बनाया कि नहीं बनाया, बनाया हुआ है, क्लियर, चेक कर लेते हैं जिसको हुआ क्या, कैसे बना, लाइन टू लाइन देखना भी। बेरिलियम, हाँ जी, इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल बिल्कुल है, क्लियर। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ ये BeCl2 और इधर से ये BeCl2, क्लियर। तो एक वैसे sp है, लीनियर है, 180 डिग्री एंगल है, लेकिन क्लोरीन ने अपना लोन पेयर बेरिलियम के एम्प्टी ऑर्बिटल को डोनेट कर रखा है। इधर के क्लोरीन ने, ये इसका ओरिजिनल बॉन्ड है, ये वाला अगर मैं हाईलाइट करता हूं, इसका ओरिजिनल है, इसका ओरिजिनल है। तो क्लोरीन ने अपना लोन पेयर बेरिलियम को, इस क्लोरीन ने अपना लोन पेयर इस बेरिलियम को डोनेट किया, उससे ये डायमरिक स्ट्रक्चर में आ गए इन लिक्विड स्टेट, और जैसे सॉलिड में तो आपके सामने क्लियर, आप चेक कर सकते हो, BeCl2 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 ऐसे बनते चले जाएंगे, और अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ये। लो जी, वन more very 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 important discussion of this chapter, very very important, first is second in liquid ammonia, सिर्फ important नहीं, very very important, first is second in liquid ammonia, first is second in liquid ammonia, ध्यान से सुनना और समझना भी। फर्स्ट is second को लिक्विड अमोनिया में लेके चल रहे हो, क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब आप फर्स्ट लिखोगे तो यहां इनकी आदत है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, M+ बना और यहां इलेक्ट्रॉन बना। अब आपको समझना क्या है, X+Y अमोनिया लिख दिया, X और Y क्या है भाई, नंबर है, कितना कितना होएगा डिपेंड करेगा साइज क्या है, छोटा साइज है तो X बढ़ जाएगा अमोनिया का नंबर। यहां आपने क्या देखा, ये बन गए अमोनिएटेड कैटायन, M अमोनिया होल X+, ये अमोनिएटेड कैटायन है, ठीक है जी। और यहां अमोनिया Y, ई अमोनिया Y, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, तो अमोनिएटेड कैटायन। अब जो बात मैं आपसे बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना, पहली बात, ये सॉल्यूशन कंडक्टिविटी शो कर रहा है, हाँ। ये सॉल्यूशन कलर शो कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। कलर कैसा है इसका, ब्लू है। अब उसने कहा जी कंडक्टिविटी की वजह क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है आपने, कंडक्टिविटी की वजह इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों है, जबकि कलर के पीछे आयन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, नहीं तो हर एक आयनिक कंपाउंड कलरफुल होता। तो इसके पीछे वजह कौन है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई पूछे कलर का रीजन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, कोई पूछे कंडक्टिविटी का रीजन, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज अमोनिएटेड आयन। और फिर मुझे बोलना है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और वो है आपके पास पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। कोई पूछेगा व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक, तो मुझे बोलना पड़ेगा उसके पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब समझने और सीखने की बात क्या है, अगर इसी सॉल्यूशन को हम लोग रखा रहने दे 4 to 5 आवर्स फॉर लॉन्ग टाइम, मेटल अमोनिया, क्लियर, इसको पड़ा रहने दे फॉर लॉन्ग टाइम, तो मेटल
बेस अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अमोनिया नाउ वर्क्स एज एसिड, रिएक्ट करके अपने अमाइड और हाफ हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। लेकिन इनिशियली आपको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिएटेड आयन, कलर, मैग्नेटिज्म ये सब ऑब्जर्व होगा। लेकिन पड़ा रहने से रिएक्शन प्रोसीड करेगी और रिएक्शन प्रोसीड करने से हाइड्रोजन 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 रिलीज होना शुरू करेगा। पांचवी बात एक और है, उसको ध्यान से सुन लो। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन मतलब मेटल की अमाउंट बढ़ाना शुरू कर दो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना मतलब सोल्वेंट बढ़ाना नहीं होता, अमोनिया नहीं मेटल बढ़ाना है, कॉन्सेंट्रेशन 3m क्रॉस करने लगे तो वहां एक्चुअल में पता है क्या होता है कि आपको इसके ग्रुप्स, आपको यहां कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ मेटल्स मीन मोबिलिटी भी कम हो जाएगी, भीड़ हो गई ना, मोबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्लियर, कलर भी फेड करेगा और कलर जैसे कॉपर का कलर होता है वैसा कुछ ऑब्जर्व होने लगेगा, क्लियर, ब्रोंज कलर, और धीरे धीरे इसका पीएम जो है पैरामैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिज्म की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस व्हेन द फर्स्ट डे सेकंड डे मेटल्स आर dissolved in the liquid ammonia, तो बोलो colored solution will be formed, conductor solution will be formed and conductivity is due to ammoniated electron and ammoniated ion. And what happens on standing this solution, अगर इस solution को पढ़ रहे थे तो क्या होएगा, आप बोलोगे एसिड बेस रिएक्शन होएगी, हाइड्रोजन रिलीज होएगी। आपने कहा अगर इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल बढ़ा दे तो आप बोलोगे बढ़ा दो तो इससे मोबिलिटी कम हो जाएगी, कलर फेड हो जाएगा और पैरामैग्नेटिज्म मूव टुवर्ड्स द डायामैग्नेटिज्म। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है। अब इस चैप्टर का ना आपने 70% हिस्सा पढ़ लिया। अब इस चैप्टर का 70% हिस्सा पढ़ने के बाद अब सोल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स मतलब फर्स्ट ए का H2SO4 से कार्बन कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से HNO3 नाइट्रिक एसिड से इनके साथ में सोल्ट बनाने फर्स्ट सेकेंड में, तो उनको बोल देते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटोन प्रोटोन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बिल्कुल ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे प्रोटोन है, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे प्रोटोन है, HNO3 में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे प्रोटोन है, ठीक है जी। तो इनसे जब मेटल 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 डिस्प्लेस कर देंगे तो ये ऑक्सो एसिड्स के सोल्ट बन जाएंगे। तो मैं आपका ध्यान दिलवा दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा उसको आप समझ लो, बस क्वेश्चन क्या बनेगा उसको आप समझ लो कि फर्स्ट वाले कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या है, बच्चे समझदार है, M2CO3, कहते जी Li2CO3 Na2CO3, नीचे चलते चलते Cgm2CO3, कहते जी स्टेबिलिटी बताओ, मैंने कहा कम से कम 20 मिनट पहले बता दी, स्मॉल विद लार्ज अनस्टेबल होएगा, लार्ज विद लार्ज स्टेबल होएगा। इनमें से अगर मैं लिथियम कार्बोनेट को हीट करूं तो ये अपना फेवरेट लिथियम ऑक्साइड और CO2 बाहर कर देगा, जबकि बाकी साथ के साथ तो आप ये कर भी नहीं सकते। जितने भी कार्बोनेट है, एग्जाम में कईयों बार क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर, नो CO2 ऑन हीटिंग हो सकते, हीटिंग से CO2 का रिमूवल नहीं करते। कौन? फर्स्ट ए के मेटल्स, फर्स्ट मेटल्स के कार्बोनेट्स, ये सिर्फ और सिर्फ लिथियम कार्बोनेट है जो ऑन हीटिंग क्या डोनेट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अगले का फॉर्मूला बनेगा CO3, क्या बनने वाला है, PeCO3, क्या बनने वाला है, MgCO3। ऐसे ही कौन बनेगा लास्ट चलते चलते, बेरियम कार्बोनेट। स्टेबिलिटी कंपेयर करो, बच्चे समझदार है, समझते हैं। PeCO3 में स्मॉल विद लार्ज, कैसा पड़ा भाई ये, वेरी सिंपल, हाईली अनस्टेबल, जबकि बेरियम कार्बोनेट सुपर स्टेबल, मतलब हाईली स्टेबल हो रहा है। इसको तो आपको CO2 के एटमॉस्फेयर में रखना पड़ता है,
इसको बचाए रखने के लिए। बेरिलियम कार्बोनेट 100 डिग्री पे टूट जाता है। तो अगर कोई कार्बोनेट की स्टेबिलिटी पूछे दोनों के अंदर टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, और कोई पूछे CO2 रिलीज करने की एफिशिएंसी, तो बोलना बेरिलियम कार्बोनेट तो ऐसा है जिसको अगर आप रख दो ना, रूम में रख दो, तो धीरे 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 ये टूटता रहेगा। और 100 डिग्री इसका थर्मल स्टेबिलिटी वाला टेम्परेचर जिसपे टूट जाना, खत्म हो जाना है इसने। क्लियर? दैट्स व्हाई BeCO3 को हमें रखना पड़ता है किसके अंदर, इन द एटमोस्फियर ऑफ CO2। अच्छा जी, अब फर्स्ट डे के बाइकार्बोनेट पे नजर मार ले। फर्स्ट डे के बाइकार्बोनेट में लिथियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशन शो करने की वजह से एक चैप्टर है हाइड्रोजन, वहां साफ लिखा हुआ है टेम्परेरी हार्डनेस की वजह होती है बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम में कोई भी सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो लिथियम बाइकार्बोनेट पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया है। हाँ, नीचे ये आपके पास बेकिंग सोडा का कॉम्पोजिशन है, आगे चलते चलते स्टेबिलिटी है। सेकेंड डे वाले फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूबल फॉर्म में, पानी में घुले घुले। अगर किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हार्ड वाटर का रीजन है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये हार्ड वाटर का रीजन है। ठीक है जी, तो यही सब लिखा हुआ इस जगह पे। ये थर्मल स्टेबिलिटी जो मैंने आपको बताई थी, 100 डिग्री पे बेरिलियम कार्बोनेट टूट रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। थर्मल स्टेबिलिटी दिस कार्बोनेट इंक्रीजेस, रीजन हुई पुराने वाला। इवन मैंने जो बताया उसको फिर सुन लो कि बेरिलियम कार्बोनेट के अनस्टेबल होने की वजह से इसको रखना पड़ रहा है CO2 के एटमोस्फियर में। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होएगा, जबकि सोडियम कार्बोनेट टूटता नहीं है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में एंट्री करनी है। तो एक बार यहां तक रीड कर लेना, 10 मिनट और लगा देंगे, फिर हमारे पास सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, क्लियर, और उसके बाद फिर सोल्युबिलिटी है, फिर कंपाउंड्स हैं वो आपको रीड करने पड़ेंगे। क्लियर है? क्योंकि फिर P ब्लॉक में एंट्री करनी है।